आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन के साथ लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने लगती है, लेकिन वो काम पर काफी लेट आया करती थी, जिसके लिए शिन उसे डांट लगाता है। वो सामान को ठीक से जमा के भी नहीं रख रही थी और बोलती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो खुद उठा लेगा। ये सब देख शिन समझ जाता है कि लू ने आज से पहले कोई काम नहीं किया होगा, जिस पर लू बताती है कि वो अपने पापा के काम में मदद करती थी। वो बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें बोरे दफनाया करती थी, पर उसे नहीं पता कि उन बोरों में क्या होता था। शिन अब साकामोटो से कहता है कि हमें इस लड़की को काम से निकालना होगा, ये दुकान का माहौल खराब कर रही है। अब साकामोटो दोनों को शांत करते हुए कहता है कि शिन, तुम्हें लू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और लू, अगर तुम काम पर लेट आओ तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ये सुन दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साकामोटो कभी इतना ज्यादा नहीं बोलता। बोलना तो छोड़ो, वो कभी इतना सोचता भी नहीं है। शिन को शक होने लगता है, क्योंकि साकामोटो आज कुछ अलग ही लग रहा था। तभी गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो दुकान के अंदर आ जाता है, और दो साकामोटो को देख लू और शिन चौंक जाते हैं। अब ये दूसरा साकामोटो चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है, यानी कि ये ही असली साकामोटो है। नकली साकामोटो अब उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन असली उससे बच जाता है और फिर एक नाइफ उठा के नकली साकामोटो की गर्दन पे रख देता है। दोनों अब अपने हथियार पीछे कर लेते हैं और साकामोटो कहता है कि बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, नागू। और वो नकली साकामोटो अपने असली वाले रूप में आ जाता है। इसका नाम नागुमो है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। और तो और शिन इसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। नागुमो अब इन दोनों को बुद्धू बनाने के लिए इन पर हंसने लगता है, जिसके लिए वो इसके सिर पे एक लड्डू उगा देते हैं। नागुमो अब इन्हें बताता है कि वो सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता है और साकामोटो का दोस्त है, और वो सिर्फ 18 साल का है। लेकिन इनके सामने तो कोई सुपरमार्केट था ही नहीं। अब साकामोटो बताता है कि ये एक हिटमैन है, हम साथ काम करते थे, और ये 27 साल का है। यानी उसने फिर से लू और शिन को झूठ बोला था। वो फिर से उसकी धुलाई करते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। नागुमो बताता है कि साकामोटो के सिर पे इनाम रखा गया है, पूरे 1 बिलियन येन का। लू और शिन को ये बात भी झूठ लगती है, लेकिन नागुमो कहता है कि ये सच है। जेएए ने कल ही ये बात डिसाइड की है। जेएए का मतलब है जापान एसोसिएशन ऑफ असैसिन। नागुमो आगे कहता है कि इनाम के बारे में अभी कुछ लोगों को ही पता है, लेकिन ये खबर कल तक सबको पता चल जाएगी। तभी एक आदमी यहाँ पिज्जा की डिलीवरी करने आता है, लेकिन शिन उसके मन की बात सुन लेता है। वो असल में साकामोटो को मारने आया था। ये आदमी भी एक हिटमैन है और इसका नाम है पिज्जा नाकाजीमा। ये आदमी अब नागुमो की गर्दन पे कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन साकामोटो और लू तो मजे से पिज्जा खा रहे थे और वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। तभी नागुमो अपनी कुर्सी से उठकर नाकाजीमा पर रियर चौक लगा देता है, जिससे वो मरने ही वाला था, लेकिन साकामोटो उसे रुकने को बोल देता है। नागुमो साकामोटो के नो किलिंग वाले रूल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये तो मामूली हिटमैन था, लेकिन नागुमो के जैसे हिटमैन आ गए तो क्या साकामोटो बच पाएगा। नागुमो कहता है कि वो मजाक कर रहा है और उसका ग्रुप इस मामले में दखल नहीं देगा। असल में नागुमो द ऑर्डर नाम के ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें ये लोग दूसरे हिटमैन्स को मारने का काम करते हैं, और साकामोटो भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुका है। नागुमो अब यहाँ से जाने लगता है। साकामोटो उससे पूछता है कि मेरे मरने से किसी को क्या ही फायदा होगा। नागुमो कहता है कि पता नहीं, हमें तो बस मिशन पूरा करने से मतलब होता है। और रिटायर होने के बावजूद साकामोटो ने कुछ माफिया ग्रुप्स की पिटाई की है, जिससे कई लोगों की नजर उस पे पड़ गई है। ये पिज्जा वाला तो नूब था, लेकिन अब इससे भी खतरनाक लोग साकामोटो को मारने आएंगे। इसके बाद नागुमो उस पिज्जा वाले को उठाकर यहाँ से चला जाता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो चुका था और शिन सोचता है कि क्या वो हमारी साइड था। उस पिज्जा बॉक्स पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसके जरिए हिटमैन का एक ग्रुप साकामोटो को देख रहा था। इस ग्रुप का नाम दोंडेनकाई है। वो बात करते हैं कि इस मोटे पर सच में 1 बिलियन का इनाम है। इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। इनका लीडर कहता है कि हमें साकामोटो को कम नहीं आंकना चाहिए और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। आखिर वो ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था। बाकी लोग कहते हैं कि ऑर्डर तो बस सुनी सुनाई कहानी है और ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता था, और वैसे भी साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तो उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। तभी साकामोटो कैमरे की तरफ गन पॉइंट करता है और उन सबसे कहता है कि अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें नर्क की सैर करवाऊंगा। इतना कह के वो कैमरे को शूट कर देता है। अब शाम को शिन और साकामोटो बात करते हैं कि कुछ दिन उन्हें छुप कर रहना चाहिए, पर तभी साकामोटो की वाइफ और बेटी यहाँ आ जाते हैं और वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और अब साकामोटो को याद आता है कि कल तो उसे इन दोनों को थीम पार्क में घुमाने ले जाना था। अगले दिन ये सभी थीम पार्क में जाते हैं और अलग अलग राइड्स में बैठने लगते हैं। साकामोटो और लू को राइड्स पर बैठने में बहुत डर लग रहा था। हाना कहती है कि ये पार्क बहुत बड़ा है और इसमें शुगर बनी नाम का एक मैस्कॉट है, जो
जो कि उसे बहुत पसंद है और आज ये लोग बहुत मजे करेंगे। वहीं साकामोटो को चिंता हो रही थी कि यहाँ कोई और उस पर अटैक ना कर दे। शिन अब लू से कहता है कि उनका आज का मिशन साकामोटो को प्रोटेक्ट करना है और ये भी कि उनकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सके। लू पूछती है कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें दुश्मन कौन है। अब शिन बताता है कि उनके आसपास अभी तो कोई दुश्मन नहीं है। वो अपने आसपास के 30 मीटर की रेडियस तक सभी लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। अगर कोई मर्डर करने के इरादे से आता है तो उसे पहले से ही पता चल जाएगा। अब लू कहती है कि क्या तुम मेरा माइंड भी पढ़ते हो ठरकी? शिन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे माइंड रीड करने के लिए बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, जैसे कि किसी रेडियो का सिग्नल मिलाना हो। अब अचानक ही शिन को पता चलता है कि उनकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है। वो माइक के जरिए साकामोटो को बता देता है इस हिटमैन का नाम कूरी है, जो कि सफाई वाला बन के आया था। लू हाना और इयोई का ध्यान भटकाती है क्योंकि उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो हिटमैन साकामोटो के पास आते ही उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसी की पेन निकालकर उसी की छाती में घुसा देता है, वो भी बिना देखे। लू और शिन तुरंत उसकी बॉडी को एक डिब्बे में डाल के यहाँ से ले जाते हैं और देखते हैं कि साकामोटो ने इस आदमी पर जानलेवा हमला नहीं किया था और ये बच जाएगा। अब एक दूसरा हिटमैन तात्सु दूर से ये सब देख रहा था। वो सोचता है कि साकामोटो के पास जाने से पहले इस शिन का कुछ करना पड़ेगा। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो कुछ सोचेगा ही नहीं, तो शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पाएगा। अब ये सभी एक रोलर कोस्टर राइड पे जाके बैठ जाते हैं। लू और शिन सबसे पीछे बैठे थे ताकि वो सभी पर नजर रख सके। तात्सु भी इनके सामने ही बैठा था। अब शिन तो नहीं, लेकिन लू को उस पे शक हो जाता है कि वो आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब ये सुन तात्सु सोचता है कि इतना छुपने के बाद भी मैं पकड़ा गया। तो कि शिन सुन लेता है और तुरंत साकामोटो को बता देता है। तात्सु अब साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसके चश्मे से टकरा जाती है, यानी उसने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था। अब शिन जंप मार के तात्सु के पास जाता है और उसे लेकर रोलर कोस्टर से कूद जाता है। दोनों उसकी पटरी पे जाके रुकते हैं। शिन तात्सु से कहता है कि साकामोटो आज छुट्टी पर है और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी रोलर कोस्टर इनकी तरफ आता है, लेकिन दोनों उस पर से जंप कर देते हैं। लेकिन इसी टाइम तात्सु 2 चाकू शिन की तरफ फेंकता है, जिनमें से एक उसकी टांग पर लग जाता है और शिन को पता चलता है कि इन चाकू पर जहर लगा हुआ था, जिससे शिन को दिखना कम हो जाता है। ये जहर तात्सु ने खुद ने बनाया था। वो ये भी कहता है कि उसने साकामोटो की आंखों में मौत का डर देखा है। जब इंसान अपनी मौत से डरने लगता है तब वो कमजोर होता है। शिन कहता है कि साकामोटो मरने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के मिशन पर है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रोलर कोस्टर फिर से इनकी तरफ आता है, लेकिन इस बार शिन उसके ऊपर जंप नहीं करता, बल्कि उसके जरिए तात्सु तक आता है। दोनों अब रोलर कोस्टर पर लड़ने लगते हैं। शिन को दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी। तभी वो हाना का माइंड रीड करता है, जो सोच रही थी कि शुगर बनी का शो देखने में मजा आएगा। अब शिन तात्सु को पकड़कर रोलर कोस्टर से छलांग लगा देता है और दोनों शुगर बनी वाले स्टेज पर जाकर गिरते हैं, जहाँ पर एक नाटक चल रहा था जिसमें शुगर बनी गुंडे को हरा देता है। शिन अब शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सु से लड़ने लगता है। सभी लोग शुगर बनी के लिए चीयर कर रहे थे। शिन अब तात्सु की पूरी तरह से धुलाई करने लगता है। तात्सु को समझ नहीं आता कि बिना देखे ये इतना अच्छे से कैसे लड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑडियंस में साकामोटो फैमिली बैठी हुई थी और साकामोटो अपने माइंड में ही शिन को सारी मूव्स बता रहा था कि कब उसे कौन सा पंच मारना है, और इस तरह शिन बिना देखे भी तात्सु से लड़ पा रहा था। साकामोटो की बात सुनते ही शिन तात्सु की बैंड बजा देता है, वो भी बिना अपनी आंखें खोले। सब लोग शुगर बनी के लिए तालियां बजाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ये लड़ाई असली में हो रही थी, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।